दिन का बाकी हिस्सा एक धुंधलेपन की तरह बीता और जब मैंने आखिरकार अतिरिक्त काम खत्म किया जो बॉस ने मुझे दिया था, तब तक घर जाने का समय हो चुका था। आज मेरा भाग्यशाली दिन था क्योंकि मैंने आज उन घटिया लोगों को भी नहीं देखा। इसलिए मैंने अपना सारा सामान पैक किया, कैथरीन को अलविदा कहा और लिफ्ट में दाखिल होने से पहले कुछ अन्य सहकर्मियों के साथ बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया, जो जाने के लिए बेताब थे। जैसे ही लिफ्ट ने ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर दरवाजा खोला, हर कोई जल्दी से बाहर निकल गया और इमारत से बाहर चला गया। लेकिन मैं रुका और सारा को अलविदा कहने के लिए उसके पास गया। फिर मैं अपनी कार की ओर बढ़ा ताकि बेथनी को लेने जा सकूं और पुलिस स्टेशन जाकर उसके स्टॉकर की रिपोर्ट कर सकूं। दिन सामान्य रूप से बीत रहे थे, बिना किसी असामान्य घटना के। मैं और बेथनी लगातार इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह कब अगला कदम उठाएगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हार मान ली हो, लेकिन हम अच्छी तरह जानते थे कि वह किसी चीज का इंतजार कर रहा था। हमें बस ये नहीं पता था कि वह क्या था, इसलिए हम हमेशा सतर्क रहते थे। शुक्रवार को सब कुछ बदल गया। दिन किसी भी अन्य दिन की तरह सामान्य रूप से शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी उत्सुकता के साथ, क्योंकि कल सप्ताहांत था, यानी 2 दिन की छुट्टी। खैर, मैं अकेले ही अपना लंच कर रहा था। कैथरीन को ऑफिस में रुकना पड़ा क्योंकि उसे उसे कुछ ज़रूरी काम खत्म करना था, इसलिए उसने मुझे अकेले लंच करने को कहा। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे अपने आसपास अधिक ध्यान देना चाहिए था। सिर्फ इसलिए कि मैं घर से बाहर था, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं सुरक्षित था। मैं छोटे से कैफे से बाहर निकलने ही वाला था जब किसी ने पीछे से मेरी पीठ पर कुछ ठोका और एक हल्की लेकिन गंभीर आवाज में मुझसे कहा, जैसे हम करीबी दोस्त हों, लेकिन उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। स्वाभाविक बर्ताव करो, वह नीली कार देखो जो तुम्हारे सामने 2 कारों के बाद खड़ी है। अगर तुमने कोई तमाशा किया तो तुम्हारी दोस्त की जान खतरे में पड़ जाएगी। समझ गए? मैंने बस सिर हिलाकर हामी भर दी और कुछ नहीं कहा। गुड नाउ वॉक। उसने फिर से मेरी पीठ पर किसी धातु की चीज मारी, शायद एक बंदूक। मेरा शरीर एक रोबोट की तरह हरकत कर रहा था। मैंने उसके निर्देशों का पालन किया। जैसे ही हम कार की ओर बढ़े, मैंने नंबर प्लेट देखने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति मेरे सिर को आगे देखने के लिए मजबूर कर रहा था। हर बार जब मैंने दूसरी दिशा में देखने की कोशिश की, तो वह मेरी पीठ में बंदूक गड़ा देता। मैं अंदाजा लगाने लगा कि वह मुझे कहाँ ले जा रहा था। जब हम कार के पास पहुंचे, तो मैंने खिड़की के शीशे में उस व्यक्ति की परछाई देखी और अंदाजा लगाया कि वह एक आदमी है, लेकिन मैं ठीक से उसका चेहरा नहीं देख सका। उसने दरवाजा खोला और सख्त लहजे में मुझे अंदर बैठने का आदेश दिया। कार का इंटीरियर वैसा ही था जैसा मैं टीवी पर लग्जरी कारों में देखता। चमड़े की सीटें, एक छोटी टीवी स्क्रीन, सीटों के कोनों में चैंपियन की बोतलें और गिलास होल्डर, और ड्राइवर और यात्रियों के बीच एक स्लाइडिंग ग्लास। ड्राइव, मेरे अपहरणकर्ता ने ड्राइवर से कहा, और हम किसी अज्ञात जगह की ओर रवाना हो गए। मैं बस अपने विचारों में खो गया था कि यहाँ से निकलने का कोई तरीका निकालूं ताकि मुझे और बेथनी को कोई नुकसान न हो। फिर अचानक मैंने महसूस किया कि कार धीमी हो रही थी। मैंने बाहर देखा और मेरे डर सही साबित हुए। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल था। मैंने दूसरी जगहें खोजने की कोशिश की, लेकिन अपहरणकर्ता ने मुझे वही बताया जो मैं सुनना नहीं चाहता था। यह एकमात्र घर है जो इस इलाके में 100 मील के अंदर मौजूद है। यह सुनते ही मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैं बेथनी और खुद को यहाँ से सुरक्षित कैसे निकालूं, बिना मरे हुए? जैसे ही कार रुकी, अपहरणकर्ता ने मुझे जबरदस्ती बाहर निकाला और घर के सामने जाने के लिए धक्का दिया। मैंने ध्यान से घर को देखा और महसूस किया कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा बेथनी ने बताया था। यंतेनु सिक्सीद के दशक में बना एक डरावना, सुनसान हवेली जैसा घर। जैसे ही मैंने दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया, दरवाजा खुद ही खुल गया और एक आदमी बाहर आया। वह लगभग मध्य 20वीं का लग रहा था। उसकी काली भूरी बालें उसके सिर से घनी बालें उसके सिर से एक तरफ बिखरी थीं और उसने हल्के नीले रंग और गहरे नीले जीन्स पहन रखी थी। अगर हालात अलग होते तो मैं कहती कि वह आकर्षक दिखता है, लेकिन उसकी नजरें मेरे शरीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थीं और उसका पूरा व्यक्तित्व भयावह लग रहा था।
मुझे अब यकीन हो गया था। ये बेथनी का स्टॉकर था, लेकिन वह मुझसे क्या चाहता था? मैं लड़की ले आया, अब मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे अपहरणकर्ता ने पूछा। आदमी ने बस ताली बजाई और एक भारी कद-काठी का आदमी जो पूरी तरह से ब्लैक बॉडीगार्ड आउटफिट में था, हवेली से बाहर आया और मेरे अपहरणकर्ता को एक चांदी के ब्रीफकेस थमाया। मेरे अपहरणकर्ता ने ब्रीफकेस खोला, अंदर झाँका और जब वह संतुष्ट हुआ तो उसने उसे बंद किया और कहा, "तुमसे व्यापार करना अच्छा लगा।" इसके बाद वह कार में वापस बैठा और उसके बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से चला गया। अब मैं अकेली थी, इस मनोरोगी और उसके आदमियों के साथ। मैं अंदर से पूरी तरह डरी हुई थी, लेकिन इसे दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि लोग जैसे वह होते हैं, वे डर को महसूस करके और भी खतरनाक बन जाते हैं। स्वागत है स्कारलेट जोन्स, मेरे कई घरों में से एक में, और शायद ये आखिरी घर होगा जिसे तुम जिंदा देखोगी। उसने एक भयानक आवाज में कहा, जिससे मेरे पैर कांपने लगे। मैं मर चुकी हूँ।